दोस्तों आपका फिर से स्वागत है 11th पार्ट ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज NISM सीरीज 5A मॉड्यूल विच इज फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन स्कीम इज फर्स्ट लॉन्च्ड एंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन MF इट इज कॉल्ड। तो देखिए, जब भी कभी कोई स्कीम लॉन्च होती है तो उसको हमेशा बोलते हैं हम NFO, न्यू फंड ऑफर। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है NFO, IPO, परचेज एंड रीपरचेज। तो NFO इज न्यू फंड ऑफर विच इज आवर आंसर। IPO जब भी कोई कंपनी म्यूचुअल फंड की बात नहीं करती है, वो स्टॉक लेके आती है, अपना शेयर प्राइस रिलीज करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको बोलते हैं। परचेज जब आप कभी स्टॉक या MF परचेज करते हैं उसको बोलते हैं। रीपरचेज आप रिडम्पशन या सेल को बोलते हैं। तो स्कीम जब लॉन्च होती है और कस्टमर उसको इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। स्कीम डॉक्यूमेंट इज द समरी ऑफ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। SID स्टेटमेंट ऑफ SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। SAI स्कीम ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। OD इज ऑफर डॉक्यूमेंट। D इज SID प्लस SAI। तो हम जो किम होता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की समरी जिसमें होती है उसको हम बोलते हैं किम। तो किम किसका समरी होता है? SID प्लस SAI का। If an investor invests in gilt fund at 3:30 p.m., he would get the units of which NAV? At which NAV? तो देखिए, गिल्ट फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, डेट हो गया, कट ऑफ टाइम के बाद आ गया 3:30। तो हमारे पास में ऑप्शन देखिए, करंट NAV, प्रीवियस डे NAV, नेक्स्ट डे NAV, नेक्स्ट बिजनेस डे, सेम डे NAV। तो हमारे पास इसका आंसर सी, NAV ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस डे, बिकॉज कट ऑफ टाइम के बाद आया है। तो देखिए, फिर से मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफ कर देता हूँ। अगर हमारे पास लिक्विड फंड है, कट ऑफ टाइम से पहले आया तो एक दिन पहले की NAV। लिक्विड फंड है, कट ऑफ टाइम के बाद आया तो सेम डे की NAV। अभी हमारे पास अगर डेट और इक्विटी फंड है, अगर वो कट ऑफ टाइम से पहले आए तो सेम डे NAV, कट ऑफ टाइम के बाद आए तो नेक्स्ट डे NAV। बहुत सिंपल है। हमने पुरानी वीडियो में आपको ये टेबल में डिस्कस किया हुआ था। अगर वो आपको टेबल याद है तो आपको ये क्वेश्चन सब बहुत इजीली याद हो जाएंगे और रिमेंबर कर पाएंगे आप। If investor invest in equity fund at 3:30 p.m., he would get the units at which NAV? तो देखिए, इक्विटी फंड हुआ 3:30 कट ऑफ टाइम के बाद हुआ। अब ऑप्शंस देखिए, सेम डे NAV, NAV ऑफ नेक्स्ट बिजनेस डे, प्रीवियस डे NAV एंड करंट NAV। आंसर इज NAV ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस डे बिकॉज कट ऑफ टाइम के बाद। द गाइडलाइन इशूड बाय एमफी फॉर इंटरमीडिएट्स आज नोन एज। तो इसका हम ऑप्शंस देखिए हमारे पास। ऑप्शंस A अग्नि, B एस, C एमफी, D नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हमारे पास होगा अग्नि। अग्नि का देखिए, अगर आप एब्रिविएशन है फुल फॉर्म देखते हैं तो A स्टैंड्स फॉर एमफी, G फॉर गाइडलाइंस, N फॉर नॉर्म्स एंड I फॉर इंटरमीडिएरीज। तो जो एमफी गाइडलाइंस और नॉर्म्स इशू करती हैं AMCs के लिए उसको बोलते हैं अग्नि, AGNI, एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएरीज। तो अग्नि इसकी एब्रिविएशन ही है। अनऑडिटेड अकाउंट ऑफ द स्कीम्स मस्ट बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। 3 months, 6 months, 12 months, none of the above। तो आंसर इज B, अनऑडिटेड अकाउंट शुड बी पब्लिश्ड बाय द स्कीम इन न्यूज़पेपर इन 6 months। टाइम स्टैंपिंग अरेंजमेंट इज मस्ट फॉर ऑफिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, AMC ऑफिस, बैंक डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांच, ऑफिस डिक्लेयर्ड एज पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास। आंसर इज D, ऑफिस डिक्लेयर्ड एज पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स जहां कस्टमर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती हैं, तो वहां पर जो भी रिक्वेस्ट कस्टमर्स की आती है फॉर परचेज, सेल, उस पर टाइम स्टैंपिंग की जाती है सो दैट लोकेशन आइडेंटिफाई हो पाए, टाइम मशीन आइडेंटिफाई हो पाए, टाइम डेट आइडेंटिफाई हो पाए कि वो रिक्वेस्ट कब, कहाँ, किस समय पंच हुई थी और किसको क्लाइंट ने कहाँ पर ये रिक्वेस्ट सबमिट की थी और व्हाट टाइम, विच डेट, बाय विच मशीन एंड एट विच लोकेशन। तो आंसर इज D। An investor invest 1 lakh rupees in 365 days FMP and got 1,07,750. What would be the capital gain in this case? तो देखिए, इसमें जो मैच्योरिटी अमाउंट है या जो उसकी विड्रॉवेबल अमाउंट है उसमें से आप उसकी कैपिटल माइनस कर दीजिए। तो इसका आंसर हमारे पास कैपिटल गेन आ गया 7,750। आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, STT इज चार्ज ऑन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन इज चार्ज ऑन। किस पर किया जाता है चार्ज?
ए इक्विटी शेयर ट्रेडिंग, बी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, सी इक्विटी एमएफ, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज सभी पर एसटीटी चार्ज होता है, चाहे वो इक्विटी की ट्रेडिंग हो, चाहे एमएफ की हो, चाहे डेरिवेटिव हो, ऑल ऑफ द अबव. An investor plans to invest rupees 12,000 in schemes whose NAV is rupees 12. How many units he will like to be obtained? तो जो मार्केट वैल्यू है देख लीजिए, अब उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको करना है, उसमें से उसका मार्केट वैल्यू NAV का डिवाइड कर दीजिए तो उसका कितने यूनिट्स मिलेगा वो आ जाएगा. 12,000 डिवाइड बाई 12 is equal to 1,000 would be the answer. 1,000 means B. Your answer is B. Company's earning per share would be indicated by following. कंपनी की अर्निंग पर शेयर किससे होती है? अर्निंग पर शेयर, व्हाट डज इट मीन? देन ऑप्शन ए पीई रेशो, करंट रेशो, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, लिवरेज रेशो. तो देखिए ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर. तो मान लीजिए कि टोटल कंपनी का अर्निंग है 100 करोड़ और कंपनी के पास टोटल शेयर है 1 करोड़. तो 100 करोड़ को आप 1 करोड़ शेयर से डिवाइड कर लेंगे. इसका मतलब एक शेयर पर कितना कंपनी अर्न कर रही है? 100 रुपीज. तो 100 रुपीज वुड बी द ईपीएस. तो अर्निंग पर शेयर बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो आप समझ गए होंगे. बीटा ऑफ इंडेक्स वुड बी लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1, नन ऑफ द अबव. अब देखिए इंडेक्स का बीटा हमने क्या कहा था? एक तरह से डेविएशन कह सकते हैं टू द बेंचमार्क इंडेक्स. और बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो वोलेटाइल है, बीटा 1 है तो सेम रिस्क है, और अगर बीटा 1 से कम है तो लेस वोलेटाइल है. अब इंडेक्स फंड क्या होता है? जो पूरा किसी इंडेक्स को मिरर कर देता है. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि निफ्टी 50 हो गया. अब उसको अगर मिरर करते हुए कोई फंड्स लॉन्च होता है या कोई फंड है तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड. अब इंडेक्स फंड्स में क्या होगा? वो सारे के सारे जो स्टॉक्स होंगे उसी रेशो में होंगे जिसमें पर्टिकुलर इंडेक्स है, जो मान लीजिए निफ्टी 50, और उसी रेशो में होंगे और उन्हीं कंपनीज के होंगे. तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 बिकॉज वो एग्जैक्ट मिरर इमेज है इंडेक्स फंड्स. आप देखते हैं आंसर इज बी. ए बीटा ऑफ 1 मींस स्टॉक मिरर्स द वोलेटिलिटी ऑफ व्हाटएवर इंडेक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल मार्केट. If a stock has a beta of 1, it will move in the same direction as the index. While evaluating returns for an index fund across a peer group, which of the following is most important? देखिए पीयर ग्रुप में इंडेक्स फंड्स को कभी भी कंपेयर करेंगे तो आप कैसे करेंगे? बीटा कोएफिशिएंट से, पास्ट परफॉर्मेंस से, ट्रैकिंग एरर से, और आर स्क्वायर. तो आंसर इज सी, ट्रैकिंग एरर से. देखिए क्यों? इन फाइनेंस ट्रैकिंग एरर और एक्टिव रिस्क इज ए मेजरमेंट ऑफ द रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दैट इज ड्यू टू एक्टिव मैनेजमेंट डिसीजन मेड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर. इट इंडिकेट्स हाउ क्लोजली पोर्टफोलियो फॉलोज द इंडेक्स टू विच इट इज बेंचमार्क्ड. तो ट्रैकिंग एरर्स का मतलब वही कि कितना परफॉर्मेंस आता है. तो वही इवेल्युएटिंग द रिटर्न ऑफ एन इंडेक्स अक्रॉस ए पीयर ग्रुप. तो अगर इंडेक्स फंड अक्रॉस ए पीयर ग्रुप किया जाएगा तो हमेशा ट्रैकिंग एरर की तरह से ही उसका रिटर्न इवेल्युएट होगा. द फंड स्पॉन्सर शुड हैव ए साउंड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ, ये भी हम पढ़ चुके हैं. 5 ईयर्स था इसका हमारा आंसर. तो ऑप्शन ए 12 महीने, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स. आंसर इज सी, 5 ईयर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पॉन्सर कोई म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च करना चाहता है तो वो तभी उसको एलिजिबल होगा सेबी से स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड हाउस को लॉन्च करने के लिए जब उसका कोई फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होगा. दैट विल बी साउंड फाइनेंशियल ट्रैक फॉर मोर देन 5 ईयर्स. व्हाट इज द करंट रेट ऑफ पीपीएफ? ये देखिए यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज पीपीएफ के रेट चेंज होते रहते हैं. तो जब भी आपको ये क्वेश्चन देखना हो तो लेटेस्ट पीपीएफ के रेट आप गूगल पर चेक करके जाइए और वही दैट वुड बी योर आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर वांट्स हिज सन टू बी ए डॉक्टर एंड स्टडी विल स्टार्ट आफ्टर 5 years. द करंट एक्सपेंसेस इज 25 लाख रुपीज. हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेंस आफ्टर 5 years? तो देखिए इसका कंपाउंडिंग फॉर्मूला हमें आना चाहिए. हमने जब सिंपल हम छोटे क्लासेस में थे तब पढ़ते थे. तो उस कंपाउंडिंग का अगर आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आप देखिए हम डायरेक्टली आंसर पर आते हैं. बी, ए इज इक्वल टू अमाउंट रिक्वायर्ड, पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स 25 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर. आर का मतलब हम यहाँ रेट ऑफ रिटर्न जो हम इन्फ्लेशन मान के चलते हैं वो मान लीजिए 5%, टू द पावर एन. एन इज द टाइम पीरियड मीन्स 5. तो मान लीजिए हम इन्फ्लेशन मान के चलते हैं कि लेट अस सपोज 6%. तो आपके पास अगर आफ्टर 5 years कितना एक्सपेंसेस होगा वो आपको निकालना है. तो आपका पी यहाँ पर 25 लाख रुपीज आ जाएगा आपका. देन यहाँ 1 प्लस आर
मान लीजिए हम R स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेशन मान लीजिए 5%, तो 1 प्लस R इज इक्वल टू 6 to the power of n stands for number of years. Right? 1 plus R means जैसे हम डिस्कस कर रहे थे P मान लीजिए 5%, then 1 plus 5 divided by 100 to the power n. And then answer is B. Which of the following has the lowest risk? Liquid fund, gilt fund, diversified debt fund, diversified equity fund. तो देखिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड हमेशा बहुत रिस्की होते हैं, और आपके डाइवर्सिफाइड डेट फंड भी रिस्की होते हैं. लिक्विड फंड होते हैं वो हमेशा लोवेस्ट रिस्क के साथ होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म पेपर होते हैं, डिफॉल्ट नहीं होता है उनमें क्योंकि प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स भी होती हैं. तो लिक्विड फंड विल बी हैविंग द लीस्ट रिस्क. इफ आई रिक्वायर 5 लाख आफ्टर 2 years, विच मेथड विल आई फॉलो? देखिए अब मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा उसमें कि अगर मेरे को आज 5 लाख रुपए मैं डिसाइड करूँ कि मुझे 2 साल के बाद चाहिए, तो देखिए डिस्काउंटिंग तो होता नहीं है, क्योंकि डिस्काउंटिंग होता है कि कोई भी अमाउंट है आपके पास तो डिस्काउंटिंग मेथड से मेरे पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आई वांट टू इन्वेस्ट एंड वांट टू टेक मंथली ऑप्शन, तो डिस्काउंटिंग हो गया. ये भी वही मेथड हो गया. कंपाउंडिंग मेथड विद द इंटरेस्ट रेट, दैट इज सुटेबल, क्योंकि हम अपने इन्फ्लेशन के मेथड के साथ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो डिस्कस करेंगे कि आज हमें 5 लाख चाहिए, हमने इन्फ्लेशन रेट लगाया, नेक्स्ट ईयर हमें कितना चाहिए, फिर जो टोटल अमाउंट आ गया फिर से हमने उस पर इन्फ्लेशन लगाया. तो आंसर इज सी, कंपाउंडिंग मेथड विद इंटरेस्ट रेट. Again, thank you very much for watching this video. Please keep on watching. If you are liking, then please I request you to subscribe. And अगर आप इन वीडियोस को मैं बार बार फिर से वही हमेशा रिपीट करता हूँ, आप अगर केयरफुली देखेंगे, केयरफुली आप इसको कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, तो यू विल बी able to clear your exam very easily. Again guys, thank you very much and have a nice day.